नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीतू आनंद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। अनुराग ठाकुर और अन्य भाजपा नेता केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्थान को लेकर कर रहे हैं घटिया राजनीति, कहा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। राकेश सिंघा पर पुलिस कार्रवाई एवं विश्वविद्यालय में चल रहे विवाद को लेकर सीपीआईएम ने खटखटाया राजभवन का दरवाजा। प्रेम कुमार धूमल का डलहौजी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कांग्रेस सरकार बिना पैसों और बिना योजना की करती है घोषणाएं, कहा प्रेम कुमार धूमल ने। और 30 सितंबर 2016 तक अपनी अघोषित संपत्ति को करें घोषित, अन्यथा दोषी को 3 से 7 वर्ष की सजा के साथ चुकाना पड़ सकता है भारी जुर्माना। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार ने खनन क्षेत्रों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार सर्वाधिक दरों के आधार पर एक निर्धारित समय अवधि के लिए खनन का कार्य दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर खनन के लिए नीलामी का निर्णय लिया गया है, जिससे अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिला के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के स्वारघाट में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर और अन्य भाजपा नेता केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्थान को लेकर घटिया राजनीति कर रहे हैं। प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर धर्मशाला में स्थापित किया जाएगा। यद्यपि दूसरे स्थानों पर अन्य संस्थान खोलने अथवा देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज खोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए देहरा अथवा धर्मशाला में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सरकार सभी क्षेत्रों का समान विकास करना चाहती है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, जिसके कारण काफी समय से इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य अधर में लटका हुआ है। अनुराग ठाकुर ने ये कहना शुरू किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है धर्मशाला में नहीं बल्कि हमारे ये धर्मशाला हो, देहरा हो, कोई भी जिला हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमारे लिए एक बराबर है। हम सभी का विकास चाहते हैं। और इन्होंने इस किस्म से क्यों कहा? क्योंकि देहरा जो है वो उनके पार्लियामेंट्री हल्के में पड़ता है। फॉर दिस रीजन दैट इज नॉट ए गुड एनफ रीजन। इसी आदमी को बड़ा खुदा दिल होना चाहिए। और कांगड़ा जिला जो है इतना बड़ा जिला था कि हमीरपुर का जिला भी कभी उसका हिस्सा था। देहरा का जो है आज भी कांगड़ा जिला का हिस्सा है। तो ये इसका इशू नहीं बनाना चाहिए। इस इशू को बनाकर जो है वो जो है कटाई में पड़ गई। और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो चल रही है इसमें शाहपुर में, जो गवर्नमेंट कॉलेज हमने बनाया शाहपुर का, उसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है पिछले वर्षों से। तो ये इसको कहते हैं शुरू में एक मुद्दे पैदा करना, लोगों के बीच में बदमज़गी पैदा करना, लोगों के बीच में फूट पैदा करना, ये कोई अच्छे राजनीतिक या जन सेवक की बात नहीं है। तो हम कहीं भी बने हमें खुशी है। और क्योंकि सरकार फैसला कर चुकी है कि धर्मशाला के आसपास जो है ज़मीन उपलब्ध है, पहले ज़मीन दी पुनर्गार ठीक है। अब तो बहुत बड़ा उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन उपलब्ध है 7 किलोमीटर धर्मशाला से जतरांगल में। तो हम ये कहते हैं, मैं कहता हूँ अंत से चाहे कहीं भी यूनिवर्सिटी बने, इससे लोगों के अंदर दरार पैदा नहीं करनी चाहिए। मैं क्योंकि मेरे हल्के में कोई चीज़ है तो मैं चाहूँगा मेरे हल्के में से कोई आना चाहिए, वो बात नहीं। एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। एमपी को तो राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण होना चाहिए। और वो अगर सच्ची को अपने
पार्लियामेंट्री हल्के के अंदर ही महदूद करने की कोशिश करें। वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की तीन जांच एजेंसियां उनके विरुद्ध आयकर मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने उनके शक्ति परीक्षण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन वे भूल रहे हैं कि भाजपा नेता जितना अधिक उन्हें दबाने का प्रयास करेंगे, वे और मजबूत होकर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार धूमल ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उनके खिलाफ झूठे मामले बनाए, झूठे मामलों में फंसाया गया, लेकिन न्यायालय से हर बार दोषमुक्त साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस सब के बावजूद वह धूमल परिवार के भले की कामना करते हैं और कभी भी उस रणनीति को नहीं अपनाएंगे जिसे धूमल सरकार ने अपनाया था। भाजपा कर रही है उसके बारे में हम किसी से डरते नहीं हैं, हम कितना किसी को धमकी देते हैं। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स और इन लोगों ने जो है मेरे ऊपर एक मुद्दा बना रखा है और मेरा मामला जो है बड़ा छोटा सा मामला है और वो है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में अभी फैसला नहीं हुआ, ज़्यादा बात है। और उसी इशू पर, उसी इशू और इशू नहीं है, उसी वर्ष और वही उसी इशू के ऊपर इनकम टैक्स भी देख रही है, CBI भी देख रही है, एनफोर्समेंट भी देख रहा है। यानी ये कहीं सुना आपने कि एक ही मामला 3 एजेंसियां जो उठा रही है, तो ये एक किस्म से वो समझते हैं कि मैं आई एम स्ट्रॉन्ग मैन, मैं गलत बातों के लिए किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा हमद आदमी कोई दूसरा नहीं होगा। मगर असूल में अपना स्टैंड रखता हूँ हर चीज़ के ऊपर। हमारा किसी से द्वेष भावना नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं है। राजनीति में तो विचारधारा की लड़ाई होती है और उसका फैसला जनता करती है चुनाव के दौरान। एक दफ़ा जब सरकार बन जाती है तो अगले इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए अपोजिशन को। अब इन्होंने क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है तो उन्होंने जो है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की और एक इनकम टैक्स के जो मामला है जो आज भी पेंडिंग है, चला हुआ है, एक अदालत से दूसरी अदालत को अपीलें हो रही है, उसमें जो है उसी मामले को लेकर, कोई अलग मामला नहीं, उसी मामले को लेकर इनकम टैक्स के अलावा CBI और एनफोर्समेंट ये काम इंसाफ है कि 3 एजेंसीज जो एक ही वक्त जो है उस मामले को इन्वेस्टिगेशन करें। ये महज वो भी जानते हैं अल्टीमेटली क्या फैसला होगा, वो भी जानते हैं। वो समझते हैं कि शायद वीरभद्र सिंह जो है उसको हम चढ़ा देंगे, उसको हम खामोश करा देंगे, उसी गतिविधियों पर ब्रेक लगा देंगे। वही गलतफहमी में है। आपको स्ट्रेंथन और ज्यादा कर रहे हैं, जितना वो उतने ही ज्यादा पावरफुल कर रहे हैं। आई एम गेटिंग मोर, यू आर हेडिंग टुवर्ड द 7th टाइम आई एम गेटिंग मोर पब्लिक सिंपैथी। मैं कहता हूँ और अपने इस जो इन्होंने कार्यक्रम चला रखा है इसको और तेज करें तो इनका हमारी विक्ट्री जो है और जल्दी शोर हो जाएगी। के चैनल के लिए बिलासपुर से रमिता सोनी की रिपोर्ट। चंबा दौरे के तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल का डलहौजी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा अपने समर्थकों के भारी भरकम भीड़ लेकर गोली नामक स्थान पर धूमल के स्वागत को पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। चंबा दौरे के तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल का डलहौजी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी माने जाने वाले नगर परिषद डलहौजी के अध्यक्ष मनोज चड्ढा की भी अपने समर्थक पार्षदों के साथ स्थानीय सर्किट हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ बंद कमरे में मंत्रणा हुई। इसके बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार जहां गर्म हो गया है, वहीं डलहौजी विधानसभा हलके से टिकट के चाहवान नेताओं की धुकधुकी भी बढ़ गई है। डलहौजी विधानसभा हलके में पूर्व विधायक रेणु चड्ढा जहां टिकट की लाइन में सबसे आगे मानी जा रही हैं, वहीं कतार में जिला भाजपा अध्यक्ष
DS ठाकुर व भाजपा मंडल डलहौजी के अध्यक्ष विनोद महाजन भी शामिल हैं। लेकिन बीते 2005 से लगातार तीसरी मर्तबा नगर परिषद डलहौजी के अध्यक्ष की कमान संभालने वाले मनोज चड्ढा की पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद उनका नाम भी टिकट के प्रबल दावेदार में शुमार हो सकता है। लिहाजा मनोज चड्ढा के धूमल से मिलने से कई भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। उद्देश्य तो राजनीतिक दौरे का हमेशा पार्टी के लिए वोट एकत्रित करना, कार्यकर्ताओं से संपर्क साधना, मुद्दों पे चर्चा करना उद्देश्य रहा है और 2 दिवसीय नहीं तो 3 दिवसीय हो गया। तो सभी चारों चुनाव क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चंबा का कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है और मुझे विश्वास है जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें चंबा की जीत के अपना योगदान करेगी चंबा जिले की तरफ से और हम शिमला में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे मैं मानता हूं कि जिस तेजी के साथ प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, जैसे घोषणाओं की झड़ी सरकार ने लगा रखी है बिना पैसे के, बिना किसी योजना के, केवल पत्थर लगाने पे जोर है, तो इसका अर्थ यही है कि ये सरकार जाने वाली है चुनाव कराने के लिए और समय से पहले चुनाव होंगे। और मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि 2016 में चुनाव होगा और प्रदेश की जनता को इनसे छुटकारा मिलेगा। 68 की 68 सीटों में असमंजस में ही है, किसी का टिकट फाइनल नहीं है। समय आने पर निर्णय होगा और जिसको जो विनिंग होगा, हमारा सबसे बड़ा क्राइटेरिया होगा जीतने की क्षमता किस में है, जो सीट जीत के दे सकता है। क्योंकि पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ तो हमने 68 में से 59 सीटों पर लीड प्राप्त की थी। अब हम चाहते हैं कि उसके बाद केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद बहुत कुछ लोगों के लिए हुआ है, बहुत योजनाएं आई हैं, बहुत लाभ पहुंचा है। तो अब जो चुनाव हो तो 59 नहीं, अब 60 से ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तेजी से प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं और बिना पैसों के और बिना योजना के घोषणाएं कर रही हैं, उसका अर्थ यही है कि ये सरकार जल्द ही जाने वाली है और प्रदेश में जल्द ही समय से पहले चुनाव होंगे और हो सकता है इसी साल हो जाएं। डलहौजी में टिकट के कई दावेदार होने पर कार्यकर्ता असमंजस में हैं, पर धूमल से डलहौजी में किसे टिकट दिए जाने का सवाल पूछे जाने पर वे गोलमाल जवाब दे गए। उन्होंने किसी भी नेता के नाम पर हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी सीटें असमंजस में हैं, किसी का टिकट फाइनल नहीं है, समय आने पर निर्णय होगा। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका दौरा जो है बहुत वज़नदार दौरा गिना जाता है और इनके दौरे में आपने देखा हमने इनका स्वागत किया 0 पॉइंट पे और एक एक व्यक्ति के चेहरे से खुशी टपक रही थी इनको मिलके। जैसे कि सर ने अभी बोला है कि जिनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी उन्हीं को टिकट मिलेगी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब इन्होंने कह दिया तो मेरा उसके बाद कहना बनता ही नहीं, तो जो इन्होंने कह दिया वही ठीक है। और किस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे, कुछ बताना चाहेंगे? परफॉर्मेंस तो जज करेंगे हमारे सीनियर्स, हमने तो केवल मेहनत करनी है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद बहुत काम हुए, बहुत योजनाएं आई हैं, जिससे आने वाले चुनावों में प्रदेश की सभी सीटें भाजपा के खाते में आएंगी। डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा ने कहा कि धूमल जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका दौरा बहुत वजनदार दौरा गिना जाता है। उन्होंने टिकट को लेकर कहा कि हम अभी मेहनत करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस उनके सीनियर देखेंगे। इस मौके पर जिला भाजपा प्रधान DS ठाकुर, चंबा के विधायक VK चौहान, विधायक भाजपा मंडल डलहौजी के अध्यक्ष विनोद महाजन सहित काफी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। अभी वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ।
Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। शोंगटोंग में मजदूरों के आंदोलन को दबाने कॉमरेड राकेश सिंघा के साथ पुलिस की कार्यवाही एवं हिमाचल विश्वविद्यालय में एसएफआई एवं विश्वविद्यालय कुलपति के बीच चल रहे विवाद को लेकर सीपीआईएम बिफर गई है। सीपीआईएम ने तीनों मसलों को लेकर राजभवन का दरवाजा खटखटाया है और महामहिम को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग उठाई है। दरअसल शोंगटोंग विद्युत परियोजना में लगभग 4 माह से हड़ताल पर बैठे मजदूरों के समर्थन में राकेश सिंघा सचिवालय के बाहर अनशन पर बैठे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और शिमला से 30 किलोमीटर दूर साधु पुल में छोड़ दिया। पुलिस की इस कार्यवाही से सीपीआईएम नाराज है और इसकी शिकायत राज्यपाल से की है। सीपीआईएम का कहना है कि पुलिस ने सिंघा की खराब तबीयत के बावजूद बिना पूर्व सूचना के उठाकर साधु पुल छोड़ दिया, जिसको लेकर अभी तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। दूसरे शोंगटोंग के मजदूर 4 माह से श्रम कानूनों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार व प्रशासन उनकी मांगों को लेकर संवेदनशील नहीं है। इसके अलावा सीपीआईएम ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 3 माह से क्रमिक अनशन पर बैठे एसएफआई छात्रों की मांगों को लेकर कुलपति के उदासीन रवैये पर भी खेद जताया है। सीपीआईएम का कहना है कि कुलपति अब एबीवीपी कार्यकर्ताओं को जबरन उठाने के लिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर राज्यपाल हस्तक्षेप कर सुलझाने का प्रयास करें। जो हमने राज्यपाल से कहा है कि जो 3 मुद्दे अभी हमने चर्चा में किए हैं, वो पहला मुद्दा तो ये है कि जो भूख हड़ताल से कॉमरेड राकेश सिंघा को जो है अरेस्ट करके ले गए और उधर साधु पुल में फेंक दिया, उसके ऊपर हमने जो है वो पुलिस में जो है वो कंप्लेंट की है। वो कंप्लेंट अभी तक जो है एफआईआर के रूप में रजिस्टर नहीं हुई है, इसलिए हमने मांग की है कि वो एफआईआर उन पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जो है वो तुरंत दर्ज की जाए। दूसरी जो बात हमने कही है कि वो है कि जो शोंगटोंग में 117 दिनों से आंदोलन चला है, वहाँ जो मज़दूर जो है श्रम कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, परंतु वहाँ का जो प्रशासन है और जो
स्थानीय जो लेबर के अधिकारी है वो जो है कानून को इम्प्लीमेंट करने के बजाय वहाँ पर जो है मज़दूरों को जो है वो रोक रहे हैं और धारा 144 3 बारी लगा दी है। तो इसमें भी हमने कहा है कि इस मसले पे जो है राज्यपाल जी सरकार से बात करें और इसमें हस्तक्षेप करें। तीसरी जो मुद्दा है वो है विश्वविद्यालय में जिस तरह से जो कुलपति साहब वहाँ पर जो है हिंसा भड़का रहे हैं और जो शांतिपूर्ण आंदोलन छात्रों का 80 दिन से उधर चला है, 96 दिन से चला है, वहाँ पर जो है वो एक दूसरे छात्र संगठन से मिलके जो है वहाँ हिंसा भड़का रहा है ताकि आंदोलन को खत्म किया जाए। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के 60,000 लोगों की आय संबंधित समस्त जानकारी आयकर विभाग के पास है। अगर ये लोग 30 सितंबर 2016 तक अपनी अघोषित संपत्ति की जानकारी आयकर विभाग को नहीं देते हैं तो विभाग कड़ा रुख अपनाने पर मजबूर हो जाएगा और दोषी को 3 से 7 वर्ष की सजा के साथ साथ भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के आयकर आयुक्त डॉक्टर जगतार सिंह ने मनाली में केंद्र सरकार द्वारा काले धन को लेकर बनाई गई नीति के संदर्भ में स्थानीय व्यवसायियों को जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के 60,000 लोगों की आय संबंधित समस्त जानकारी आयकर विभाग के पास है। अगर ये लोग 30 सितंबर 2016 तक अपनी अघोषित संपत्ति की जानकारी आयकर विभाग को नहीं देते हैं तो विभाग कड़ा रुख अपनाने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की मनाली में खास तौर से बेनामी संपत्ति खड़ी करने वालों पर नज़र है। इनमें आधे लोग प्रदेश से बाहर के हैं। उन्होंने कहा कि सभी पैन कार्ड धारकों को आय की रिटर्न भरना जरूरी है। अपनी अघोषित संपत्ति की घोषणा करने वालों का नाम पता पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। जगतार सिंह ने कहा कि अघोषित आय की राशि का 45% टैक्स भरकर अपनी आय की घोषणा की जा सकती है। आय की घोषणा करते हुए आयकर विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी सही होनी चाहिए, गलत घोषणा पत्र कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि घोषित की गई आय के लिए भारत सरकार एक प्रमाण पत्र जारी करेगी और भविष्य में कोई दोबारा पूछताछ नहीं होगी। जिन्हें आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जा चुके हैं या जिनके विरुद्ध जांच चल रही है उन्हें भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयकर कार्यालय में जाकर इस संदर्भ में उचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दोनों जून से चालू हो चुकी है और 30 सितंबर तक चलेगी। इस स्कीम में कोई भी व्यक्ति जो पहले करदाता है अपनी रिटर्न फाइल करता है या किसी ने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, वो अपने अनडिस्क्लोज्ड एसेट इनकम किसी भी शेप में हो, कैश में हो, काइंड में हो, स्टॉक में हो, वो डिक्लेयर कर सकते हैं। इम्यूनिटी स्कीम है सभी लोगों के लिए। जिसने पहले अपनी रिटर्न फाइल की है, टैक्स भर रहा है, पर किसी कारण से वो अपनी इनकम कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं कर पाया, कोई इन्वेस्टमेंट की गई है उसको डिस्क्लोज नहीं किया, उन सब लोगों के लिए ये स्कीम भारत सरकार से चलाई गई है ताकि जो पहले कोई गलती की है या भूल से हुआ है उसको अभी रेक्टिफाई किया जाए। जैसे कहा जाता है भूला नहीं जानते जो रास्ते पर आ जाए, जब सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। उसी तरह किसी भी कारणवश होकर जिस किसी ने भी अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं किया पहले, उनके लिए ये कम्युनिटी स्कीम इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 फाइनेंस एक्ट 2016 में इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि 1 जून से चालू है और 30 सितंबर लास्ट डेट है। इस अवसर पर उपस्थित सभी व्यवसायियों से केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सुनहरे अवसर का लाभ उठाने, भारतवर्ष के विकास में अपना योगदान देने का आग्रह किया। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। अभी फिर से वक्त चले एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।